हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, अपना इरिगेशन वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें अपने वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने कुछ एक बेसिक्स देख लेते कि वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ द क्रॉप सीजन्स क्या है इंडिया के अंदर, रवि, खरीफ, जैद एंड पेरेनियल सीजन्स बोल रहे थे। वहीं पे अपन ने देखा बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड्स देख लिया था कि क्या था। इसी के साथ साथ में अपन ने देखा था ड्यूटीज देखा था या डेल्टा देखा था। ड्यूटीज बेसिकली क्या कर रहा था, एक क्यूमेक डिस्चार्ज से जितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर पाएगा दैट इज नोन एज द ड्यूटी, और कितनी डेप्थ तक किया जाएगा दैट रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा। वहीं ड्यूटी ऑफ वेल, ड्यूटी ऑफ द स्टोरेज ड्यूटीज देखा अपन ने, फिर डेल्टा और ड्यूटीज के अंदर रिलेशन देखा, फिर अपन ने फैक्टर्स देखे थे विच अफेक्टिंग द ड्यूटी ऑफ एनी वाटर और एनी सोर्स। टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स पे थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, मेथड ऑफ इरिगेशन, कैनाल्स कंडीशन, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, टाइप्स ऑफ द सॉइल थ्रू विच कैनाल पासिंग, okay, topography of the land and the stage of the crops। ओके, स्टेज ऑफ द क्रॉप से मतलब अपने था कि अलग अलग एज के अंदर जब क्रॉप्स रहती है तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। इनिशियल फेज के अंदर उसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स हाई रहती है, उसके बाद में धीरे धीरे मैच्योरिटी हो जाती है तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी क्या है, घटने लग जाती है। ओके, फिर अपन ने इनके बेसिस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स करके देखे और फिर अपन ने ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस देख के यहाँ तक अपन ने सेशंस को खत्म कर दिया था। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट चीज आती है, सम बेसिक डेफिनेशंस है, छोटी छोटी बेसिक सी डेफिनेशंस है, उनके बारे में अपन देखते हैं। ओके, तो अपने पास नेक्स्ट थिंग इज द सम बेसिक डेफिनेशंस। सम बेसिक डेफिनेशंस। सम बेसिक डेफिनेशंस। ओके, अब उनके अंदर अपने पास फर्स्ट डेफिनेशन आती है अपने पास पेलियो इरिगेशन। पेलियो इरिगेशन, ओके, बेसिकली आपके पास अगर अपन बात करें व्हाट इज द पेलियो इरिगेशन। Paleo irrigation is the first watering done to the make the sufficient soil moisture content in the soils before the sowing of the any crops। कि अपने पास जो अपन कोई भी आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है या जहां पे अपन के जहां पे अपन को कल्टीवेशन की एक्टिविटीज करना है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना है, तो वहां पे अपने पास उस पे लैंड प्रिपरेशन करने के लिए अपने पास बिफोर सोइंग ऑफ द एनी क्रॉप्स अपन को लैंड्स को क्या करते हैं, बेड फॉर्मेशन या बेड अपन क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना। दैट प्रिपरेशन ऑफ द बेड इज फॉर बेड प्रिपरेशन के लिए अपने पास बेड प्रिपरेशन क्या है, बेसिकली अपन जब भी अपने पास सॉइल्स के अंदर अपन सीडिंग करते हैं या सोइंग करते हैं किसी क्रॉप्स का, तो उस लैंड के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए ताकि जब भी वो अपन सीड करें वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। तो उसको ग्रोथ करने के लिए अपन क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, फिर उसके अंदर प्लगिंग किया और अपन ने उसको फुली लेवल्ड करके छोड़ देते हैं, फिर उसके अंदर सीडिंग करते हैं। तो उसके लिए लैंड्स को अपन को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है ताकि उसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बने रहे। तो अपने पास जो लैंड प्रिपरेशन के लिए अपने पास जो फर्स्ट इरिगेशन करते हैं ना, दैट इज नोन एज पैलियो इरिगेशन कहलाता है। ओके, ओके, तो इट इज defined defined as watering done prior to the prior to the sowing of sowing of crop sowing of the crops। नेक्स्ट, नंबर टू इज द, आपके पास नंबर टू आती है आपके पास कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग, कोर पीरियड और कोर डेप्थ। देखो भाई साहब, ये होता क्या है, पहले ये देखो। ओके, तो अपन अगर अपन बात करें
कि अगर अपने पास बेड है तो बेड को प्रिपेयर करने के लिए अपन ने फर्स्ट वाटरिंग कर दी, जो कि क्या कहलाई अपने पास पैलियो इरिगेशन कहलाई। अब उसके बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने इसके अंदर सीडिंग कर दी। सीडिंग करने के बाद में कुछ एक दिन के बाद में ये आपके पास प्लांट क्या गया, फ्यू सेंटीमीटर बाहर आ गया। ओके, फ्यू सेंटीमीटर जब ग्राउंड से बाहर आ गया तब अपन क्या करते हैं, आफ्टर सोइंग के बाद में जो फर्स्ट वाटरिंग करेंगे, इसके बाद में आफ्टर सोइंग के बाद में जो फर्स्ट वाटर करेंगे दैट इज नोन एज कोर वाटरिंग कहलाएगी। ठीक है। और सोइंग से लेके आपके पास जब तक जिस ड्यूरेशन के बाद में अपन क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे, दैट इज नोन एज कोर पीरियड्स कहलाएगा। दैट इज नोन एज कोर पीरियड्स कहलाएगा। दैट इज नोन एज कोर पीरियड्स कहलाएगा। और जितनी डेप्थ तक करेंगे दैट इज नोन एज कोर डेप्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोर डेप्थ। जनरली यहाँ पे जो अपने पास प्लांट निकला है, अपने पास ये अपन ने क्या था, प्लांट निकला था फ्यू सेंटीमीटर अपने पास ग्राउंड से। तो जितना ये पानी जब तक आएगा इसको कंप्लीटली अपन क्या करवा देते हैं, वाटर में सबमर्ज करवा देते हैं। दैट डेप्थ इज नोन एज द कोर डेप्थ कहलाएगी। जितना आपके पास सोइंग से लेके आपके पास क्या होगा, आपके पास फर्स्ट वाटरिंग के बीच का टाइम होगा, आफ्टर सोइंग दैट इज नोन एज कोर पीरियड्स कहलाएगा। और आपके पास जो ये इरिगेशन करते हैं दैट इज नोन एज कोर वाटरिंग कहलाएगा। इज दैट क्लियर, कि अपने पास ये तो आप अगर सोइंग से पहले कर रहे हैं फर्स्ट वाटरिंग दैट इज नोन एज पैलियो इरिगेशन, और आफ्टर सोइंग जो फर्स्ट वाटरिंग कर रहे हैं दैट इज नोन एज कोर वाटरिंग। जितने ड्यूरेशन के बाद में करेंगे दैट इज द कोर पीरियड, और जितनी डेप्थ तक करेंगे और वो होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास कोर डेप्थ कहलाएगा। ओके। और इस टाइम पे जो डेप्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर होगी वो हमेशा क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। तो अगर अपन वहीं पे बात करें राइस के लिए तो लगभग 19 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, वीट के लिए 13.5 और शुगर कैन के लिए 16.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सी रहते हैं। तो यानी आपके पास सिंपल सा ये समझ लेना कि जितने आपके पास हाइट ऑफ द क्रॉप्स होगी उसको कंप्लीटली अपन को वाटर में क्या करवा देना है, सबमर्ज करवा देना है। ठीक है, कंप्लीटली वाटर में क्या करवा देना है, सबमर्ज करवा देना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो मैं लिख देता हूं, ऑल क्रॉप्स, ऑल क्रॉप्स रिक्वायर रिक्वायर मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम वाटर एट द टाइम, एट द टाइम when when crop grown few centimeter few centimeter few centimeter high, this maximum water is known as core watering. ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर water applied during the core watering is known as core depth. Rice 19 centimeter, wheat
13.5 सेंटीमीटर और शुगर कैन के लिए 16.5 सेंटीमीटर कंसीडर। ओके, द लिमिटेड पीरियड limited period within which core watering must be done after the sowing is known as core period. core period core period Okay, core watering is used to find out maximum discharge required of a canal। ठीक है, तो आपके पास कोर वाटरिंग के टाइम पे आपके पास सबसे मैक्सिमम क्वांटिटीज के अंदर वाटर चाहिएगा। ओके, तो मैक्सिमम क्वांटिटीज के अंदर जब पानी चाहिएगा तो अपन को उससे तो बाकी टाइम्स के अंदर तो क्या चाहिए, मिनिमम ही चाहिएगा ना, उस टाइम सबसे मैक्सिमम चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है क्रॉप रेशियो। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशंस है। नंबर 3 पे आता है आपके पास क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो ओके, तो क्रॉप रेशियो क्या कहता है अपने पास, क्रॉप रेशियो, ठीक है, एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन to the area irrigated during the खरीफ सीजन। ओके, कि अब देखो रवि के अंदर क्या होता है कि अपने पास सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, यानी सर्दी वाला रवि कौन सा था, रवि क्या है, सिनोनिम्स ऑफ द सन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सर्दी में, और सर्दी वाला कौन सा होता है, रवि। ठीक है, तो सर्दियों के अंदर अपन को पानी की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि सराउंडिंग मॉइस्चर कंटेंट के अंदर, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट बने रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ड्यूटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहीं पे एरिया इरिगेटेड इन द ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, खरीफ गर्मियों वाला है तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट्स भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये रेशियो आपके पास क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2, कि जो आपके पास एरिया इरिगेट किया गया है वो आपके पास रवि के अंदर क्या होगा, जस्ट डबल ऑफ दी क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट डबल ऑफ दी आपके पास खरीफ हो जाता है। अगर आपके पास क्रॉप रेशियो अगर कहीं पे खरीफ इनटू में रवि लिख रखा है तो ये 0.5 के बराबर आ जाएगा, बाकी इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है ना। ठीक है, 0.5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रॉस कमांड एरिया। ओके, ग्रॉस कमांड एरिया नंबर 4 पे आपके पास आती है
ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया। ओके, ग्रॉस कमांड एरिया बेसिकली अपन को क्या बताता है? ग्रॉस कमांड एरिया अपन को ये बताता है कि किसी भी एक वाटर सोर्स से जितना मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, that is known as gross command area. It might be possible, it should include the culturable command area and as well as non culturable command area. सुनो, देखो भाई लोगों, होता क्या है, पहले मैं आपको ना, पहले यहाँ एक छोटा सा बार डायग्राम्स बनाता हूँ कि अपने पास एक होता है ग्रोस कमांड एरिया। पहले ग्रोस कमांड एरिया समझते हैं कि ग्रोस कमांड एरिया ऐसे समझो कि ये आपके पास क्या हुई, एक कैनाल्स है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक छोटी सी कैनाल्स है। ओके, ये अपने पास क्या है, अपने कैनाल्स है। ओके, इस कैनाल से अपने पास इस ये यहाँ पे क्या है, कैनाल्स है। इस कैनाल से अपने पास दोनों तरफ जितना मैक्सिमम एरिया अपन क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ग्रोस कमांड एरिया। ठीक है, इसके अंदर आपके पास कुछ एक आप ऐसे समझ लो कि फॉरेस्ट एरिया भी आएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड भी आएगी, रोड्स भी आएगी, बिल्डिंग्स भी आएगी, सड़क्स भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, यानी किसी एक वाटर सोर्स से जितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ग्रोस कमांड एरिया कहलाता है। वो अपना क्या कहलाता है, ग्रोस कमांड एरिया। ग्रोस कमांड एरिया आपके पास दो टाइप्स का होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्रोस कमांड एरिया, जीसीए का मतलब यहाँ पे अपना किससे है, ग्रोस कमांड एरिया से मतलब है। ओके, ग्रोस कमांड एरिया अपने पास दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है कल्चरेबल कमांड एरिया, एक होता है नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया। ओके, एक तो होता है आपके पास कल्चरेबल कमांड एरिया या कल्टिएबल्स कमांड एरिया, या कल्टिएबल या कल्चरेबल एक ही बात है ना। ओके, तो अपने पास अगर अपन बात करें ग्रोस कमांड एरिया, तो ग्रोस कमांड एरिया को एक तो बोलते हैं अपन कल्टिएबल, कल्टिएबल्स कल्टिएबल्स कमांड एरिया और नॉन कल्टिएबल कमांड एरिया। नॉन कल्टिएबल कमांड एरिया, कमांड एरिया। देखो, कल्टिएबल कमांड एरिया क्या है, जहां पे आपके पास खेती करना पॉसिबल है, और नॉन कल्टिएबल कमांड एरिया जहां पे खेती करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपके पास क्या होगी कि जहां पे आपके पास क्या आ गई, जैसे बिल्डिंग्स आ गया, अब बिल्डिंग्स के अंदर खेती करना पॉसिबल है, नहीं है। क्या आ गई, रोड्स आ गई, जहां पे रोड्स है वहां खेती करना पॉसिबल है, नहीं। जहां पे आपके पास पौंड आ गया, ठीक है, जहां पे अपने पास क्या गया, पौंड आ गया, वहां पे खेती करना पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी जगह जहां पे आपके पास खेती करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। एक आता है कल्टिएबल कमांड एरिया, जहां पे आपके पास खेती करना क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, ओके, जहां पे आपके पास खेती करना क्या है, पॉसिबल्स है, उनको बोला जाता है कल्टिएबल कमांड एरिया। ओके, कल्टिएबल कमांड एरिया। तो ये भी आपके पास क्या होता है, दो टाइप्स का, एक तो होता है फार्मिंग, एक होता है फार्मिंग, एक होता है नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग, ठीक है, ये कल्चरेबल या कल्टिएबल दोनों एक ही बात है ना। तो आपके पास ये कल्टिएबल कमांड एरिया और ये नॉन कल्टिएबल कमांड एरिया। कल्टिएबल कमांड एरिया वो जहां पे खेती करना पॉसिबल है, और जहां पे खेती करना नहीं पॉसिबल, नॉन कल्टिएबल। और कल्टिएबल कमांड एरिया भी दो टाइप्स का, एक फार्मिंग एरिया है, एक नॉन फार्मिंग, यानी फार्मिंग जहां पे खेती अपन कर रहे हैं, और एक वो नॉन फार्मिंग वो हो गया जहां पे खेती करना पॉसिबल है पर अपन अभी कर नहीं रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉन फार्मिंग का एरिया हो जाए। फिर फार्मिंग को भी अपन ने क्या कर दिया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ओके, एक तो आपके पास इरिगेशन है और एक विदाउट इरिगेशन। ठीक है, एक तो क्या हो गया, इरिगेटेड हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, नॉन इरिगेटेड हो गया, जो यानी राम जी के भरोसे चल रहा है, इरिगेटेड हो गया। कि अपने पास यहाँ ये टोटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, ये आपके पास रेनफॉल प्लस इरिगेशन पे दोनों पे डिपेंडेंट है। यहाँ देखो, कल्टिएबल कमांड एरिया क्या है, वो एरिया जहां पे खेती करना पॉसिबल है,
उसे कल्टिएबल कमांड एरिया। जहां खेती करना पॉसिबल नहीं है वो क्या हो गया, नॉन कल्टिएबल कमांड एरिया। देखो कल्टिएबल कमांड एरिया आपके पास दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है फार्मिंग, एक होता है नॉन फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब जहां पे खेती करना पॉसिबल है और वहां पे खेती हम कर रहे हैं। नॉन फार्मिंग का मतलब वो एरिया जहां पे अपन को खेती करना पॉसिबल है लेकिन हम किन्हीं कारणों की वजह से या हमारे किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम वहां पे खेती नहीं कर रहे, दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉन फार्मिंग। ओके, नॉन फार्मिंग फार्मिंग को भी फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो इरिगेटेड में और एक नॉन इरिगेटेड में। इरिगेटेड आपको ये कहता है जहां पे आपके पास फार्मिंग हो रही है वहां पे अपन आर्टिफिशियल तरीके में वाटर सप्लाई कर रहे हैं। और एक आपके पास नॉन इरिगेटेड ये कहता है कि हम खेती तो कर रहे हैं लेकिन वहां आर्टिफिशियल मैनर्स के अंदर वाटर की सप्लाई नहीं कर रहे। वो आपके पास जो वाटर की सप्लाई है वो आपके पास टोटली आपके पास रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं कि क्या कहता है अपने पास। सिंपल सा आपके पास ये जो कल्टिएबल कमांड एरिया है और ग्रोस कमांड एरिया है ये क्या कहते हैं। ओके, तो अपने पास यहाँ पे अपने पास चल रही थी, ओके, ग्रोस कमांड एरिया चल रहा था ना। इट इज द इट इज द टोटल एरिया which can be which can be economically 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 irrigated economically irrigated from an irrigation system, from an irrigation system without considering the without considering the without considering the limitation of limitations of quantity quantity of water water available availables is known as gross command area। ओके, ग्रोस कमांड एरिया। ठीक है, तो अगर मान लो कि अपन इसको समझने के लिए अपन ऐसे कोई एक छोटा सा रफ सा डायग्राम्स बना दो। ठीक है, रफ सा अपन ऐसे एक रैंडम सा डायग्राम्स बना देता हूँ। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक वाटर सोर्स है। क्या है? वाटर टैंक, वाटर सोर्स है। ठीक है, अब इस वाटर सोर्स से अपने पास जितना एरिया दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं। माना कि यहाँ पे कोई एक फॉरेस्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स आ गई, ओके, यहाँ पे आपके पास कोई वाटर सिस्टम दूसरा आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चल रही है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा दैट इज नोन एज ग्रॉस कमांड एरिया कहलाएगा। कि एक वाटर सोर्स से यहाँ पे दूसरा वाटर सोर्स चालू हुआ, उससे पहले के बीच में जितना एरिया आपके पास मैक्सिमम एरिया अपन इरिगेट कर सकते थे दैट इज द पार्ट ऑफ द। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कल्टिएबल्स कमांड एरिया, सीसीए। ठीक है, जिसे अपन कहते थे नंबर 6 की डेफिनेशन लिख देते हैं। कल्टिएबल कल्टिएबल कमांड एरिया, कल्टिएबल कमांड एरिया।
ठीक है, कल्टिवेबल कमांड एरिया। ओके, एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड लैंड in the gross command area of an irrigation system of an irrigation system irrigation system is called cultivable command area. It include it include it include all length of gross command area on which on which on which on which cultivation is cultivation cultivation is possible cultivation is possible। ओके, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली जो आपके पास कल्टिवेबल कमांड एरिया होगा वो आपके पास जीसीए का वो एरिया हिस्सा इंक्लूड करेगा जहां पे आपके पास कल्टीवेशंस करना पॉसिबल हो, यानी जहां पे खेती करना या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना क्या होता है, पॉसिबल्स होता है। ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना क्या होता है, पॉसिबल्स होता है। ओके, इसको सामान लेना था वहां से, वो उठा के ला दे इसका। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट आपके पास आती है नंबर 6 की, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ that is the intensity of intensity of irrigation intensity of irrigations। ठीक है, क्या कहता है इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशंस। नेक्स्ट, अगर अपने पास इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशंस में देखा जाए तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन सीजनल भी होती है और आपके पास एनुअली होती है। जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है वो एनुअल इंटेंसिटी पूछा जाता है। तो आप ऐसे समझ लेना कि इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन इज दैट पर्टिकुलर एरिया, कि अगर मान लो आपके पास क्या है कि आपके पास 10 हेक्टेयर्स की लैंड है। ओके, तो आप रवि सीजन्स के अंदर जो इरिगेशन है वो कितना करते हो, 8 हेक्टेयर पे करते हो, और आपके पास खरीफ सीजन्स के अंदर क्या करते हो, खरीफ के अंदर कितना करते हो, 5 हेक्टेयर पे करते हो। तो आपके पास यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, 80% होगी, और यहाँ पे कितना हो गया, 50% हो गया। तो जो एनुअल इंटेंसिटी हो जाएगी द सम ऑफ द बोथ दैट इज द 130% आपके पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज द बेसिकली total area that can be irrigated in any crop seasons या in any annual। ओके, तो परसेंटेज ऑफ द आपके पास परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द of the culturable command area which which is proposed proposed
to be irrigate 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 annually. Propose to irrigate annually. Propose to irrigate annually. Annually is called intensity in intensity of irrigation. Intensity of the irrigation. Okay, that is known as intensity of the irrigation कहलाती है अपने पास. Okay, intensity of the irrigation कहलाती है. Is that clear? कोई दिक्कत नहीं है. ओके, चलो अगर अपन ने बात करें, तो अगर मैं बात करूं, अगर एग्जाम्पल के लिए लेट 5 hectare land get irrigated in kharif season out of 10 hectare, then intensity इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 50%. ओके, देखते हैं 8 हेक्टेयर लैंड गेट irrigated in Rabi season out of 10 हेक्टेयर. तो इंटेंसिटी कितनी होगी? 80%. तो आपके पास एनुअल इंटेंसिटी कितनी होगी? एनुअल इंटेंसिटी इक्वल्स टू होगी 50% प्लस 80% equals to 130%. So that is the annual intensity of the irrigations. Okay, that will be equals to the annual intensity of the irrigations के बराबर होगी. Okay, is that clear or not? यहाँ तक किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए. ओके, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है आपके पास कैपेसिटी फैक्टर. ओके, कैपेसिटी फैक्टर एंड द टाइम फैक्टर. ओके, नेक्स्ट आपके पास नंबर 7 का आता है. दैट इज द नंबर 7 का आपके पास आता है नंबर 7 इज द कैपेसिटी फैक्टर. ठीक है. कैपेसिटी फैक्टर बेसिकली अपन को बताता है कि कैपेसिटी फैक्टर आपको CF इक्वल्स टू बताता है मीन सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ ए कैनाल फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशंस mean supply discharge of a canal in a particular
ड्यूरेशन, यानी किसी एक्स टाइम के अंदर जो आपके पास कैनाल्स का जो डिस्चार्ज रहता है वो आपके पास कितना है, मीन डिस्चार्ज अपॉन के अंदर क्या कर देंगे, मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्चार्ज मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी। ओके, मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, कि मीन सप्लाई क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम के बराबर आना चाहिए, ताकि अप्रोक्सीमेट इनका कैपेसिटी फैक्टर क्या बना रहे, 1 के बराबर बना रहे। वहीं पे एक नेक्स्ट आता है, दैट इज द टाइम फैक्टर। ओके, दैट इज द टाइम फैक्टर। ओके, दैट इज द टाइम फैक्टर नंबर 8, टाइम फैक्टर। ओके, टाइम फैक्टर क्या कहता है कि आपके पास यहाँ ये नंबर ऑफ डेज के बारे में बात करेगा, नंबर ऑफ डेज ऑफ द कैनाल्स रनिंग अपॉन में टोटल बेस पीरियड्स ले लो या क्रॉप पीरियड्स ले लो, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि नंबर्स ऑफ डेज एक्चुअली कैनाल्स रन ड्यूरिंग 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 वाटरिंग पीरियड, वाटरिंग वाटरिंग पीरियड, कि जितना उसका वाटरिंग पीरियड था उसके बीच में कितने नंबर ऑफ डेज वो रन करिए, अपॉन में क्या कर देंगे, वाटरिंग पीरियड्स वाटरिंग पीरियड्स। तो यहां से अपने पास अगर देखा जाए, क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू वाटर डिस्चार्ज अपॉन में क्या कर देंगे, टाइम फैक्टर के बराबर। ओके, दैट इज द टाइम फैक्टर। ओके, दैट इज नॉन एज टाइम फैक्टर। ओके, दैट इज नॉन एज टाइम फैक्टर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर 9 इज ओवरलैप अलाउंस। ओवरलैप अलाउंस, देखो कुछ एक क्रॉप्स होती है जिनको अपन लेट शोइंग करते हैं, वो कुछ जैसे रवि वाले ने कुछ एक टाइम्स खरीफ का ले लिया और खरीफ ने कुछ एक टाइम्स रवि का ले लिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। दैट इज नॉन एज, इट मीन्स एक्स्ट्रा डिस्चार्ज of extra discharge of canals require due to due to overlapping lapping of crops of two season crop overlapping of crop of 2 seasons, such that such that irrigation water such that irrigation water is require to be supplied simultaneously to the crop of both seasons is known as overlap allowance ठीक है। ओके, सुनो, हुआ यूं कि ये आपके पास माना कि अपने पास रवि क्रॉप थी, क्या थी, रवि क्रॉप थी, जो अक्टूबर से आपके पास मार्च तक चलनी थी।
ठीक है, मार्च तक चल रही थी। ओके, इसके अंदर अपन ने जो सोइंग अक्टूबर में करनी थी वो अपन ने क्या की, नवंबर एंड में की। तो जिसकी वजह से इसको हार्वेस्ट मार्च में करना था, ये क्या करने लगी, अपने पास अप्रैल के कुछ दिन खा गई। ये अपने पास अप्रैल का टाइम आ गया, अप्रैल से। अब यहाँ अप्रैल के अंदर दूसरी क्रॉप्स को भी अपन ने क्या कर दी थी, सोइंग कर दी। तो अपने पास यहाँ मार्च, आपके पास इस स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए मार्च के अंदर तो आपके पास पानी चाहिए था, तो यहाँ पे आपके पास अप्रैल मंथ के अंदर आपके पास इस क्रॉप के लिए भी चाहिएगा और नए वाली क्रॉप्स के लिए भी चाहिएगा। तो उस टाइम पे ये दो आपके पास टाइम का ओवरलैपिंग हुआ, दैट इज नॉन एज ओवरलैपिंग ऑफ द क्रॉप्स कहलाइए। और उस टाइम पे जो वाटर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज नॉन एज ओवरलैपिंग अलाउंस कहलाता है। इज दैट क्लियर? कि आपके पास जब आपके पास एक दूसरे मंथ की आपके पास क्रॉप्स क्या कर दे, टाइम पीरियड्स कंज्यूम कर लेना, उस टाइम पे अपन को रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर या डिस्चार्ज इज नॉन एज ओवरलैपिंग अलाउंस कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर 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 10 का। नंबर 10 क्या कहता है, नंबर 10 इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन रेशियो। नंबर 10 इज द ट्रांसपीरेशन रेशियो। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है, एक आध और बग की है। रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ वेट वेट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेटेड ट्रांसपायर्ड बाय plant during during its growing periods, growing seasons, growing season, growing season, to the to the weight of weight of dry matter produced. ओके, जैसे सिंपल सा है। ओके, अगर आपने पास ट्रांसपीरेशन क्या है, सिंपल सा सॉइल मॉइस्चर कंटेंट का, जितना आप सॉइल में से जितना मॉइस्चर कंटेंट का वेट उसने अपने ग्रोइंग पीरियड्स के अंदर कंज्यूम किया, टू द रेशियो ऑफ दी जितना उसने ड्राई प्रोडक्ट, यानी वीट के अंदर मान लो ये अपने पास एक वीट है। ओके, इस वीट ने क्या किया, रवि सीजन के अंदर आपके पास वीट ने यहाँ से आपके पास माना कि 100 kg का वेट क्या किया, वाटर का ट्रांसफाइड किया, अंदर की तरफ खींच के लेके गया। उसके प्रोडक्ट्स के अंदर अपन ने इसने आपके पास कितना ड्राई वेट ऑफ दी प्रोड्यूस किया, दोनों का रेशो क्या कहलाएगा, ट्रांसपीरेशन रेशो कहलाएगा। नेक्स्ट इज द कैश क्रॉप। नंबर 11 इज द कैश क्रॉप। नंबर 11 इज द कैश क्रॉप। ओके, क्या कहती है कैश क्रॉप? ओके, कैश क्रॉप जो आपके पास डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होती, बाई प्रोडक्ट्स अपन मार्केट्स के अंदर अपन हमेशा बाई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और मार्केट से अपन को क्या लेना पड़ता है, उसका बाई प्रोडक्ट लेना पड़ता है, डायरेक्ट अपन उसको बेचते हैं, दैट इज द कैश क्रॉप कहलाएगी। ऑल द क्रॉप्स ऑल द क्रॉप क्रॉप which cannot be which cannot be not be directly consumed by the consumed by the farmer and have to sold it into the market market for further processing are known as cash crop, like tea,
कॉफी, शुगर कैन, कॉटन, एक्सेट्रा। इनका हमेशा क्या किया जाता है, बाय प्रोडक्ट ही अपन क्या करते हैं, परचेज करते हैं, डायरेक्टली अपन इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना। दैट्स वाई दीज आर द नोन एज द कैश क्रॉप्स कहलाती है। वहीं पे नेक्स्ट आपके पास आती है, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एफिशिएंसीज। ओके, एफिशिएंसीज, एफिशिएंसीज, एफिशिएंसीज। ओके, एफिशिएंसीज, जिसे अपन इससे निकाल करेंगे मीटर से। ओके, दैट इज द आपके पास एफिशिएंसीज बेसिकली क्या होता है, रेशो ऑफ द क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट का रेशो, आउटपुट अपॉन में इनपुट का रेशो, जिसे अपन लॉसेस होता है। लॉसेस क्या है कि अपने पास इनपुट कितना डाला और उसका आउटपुट कितना आया। अगर आउटपुट आपके पास क्या आता है, आपके पास आउटपुट ज्यादा रहता है इनपुट से, तब तो अपन फायदे में रहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे आउटपुट। ठीक है, तो सिंपल सा एफिशिएंसीज, और एफिशिएंसीज को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू। मेरे को अभी कहीं बाहर जाना है, इसलिए थोड़ा सा इसको यहीं पे, हालांकि क्लास छोटी रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगभग 1-1.5 घंटे का ये चैप्टर बाकी हो रहा है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।